नमस्कार, मैं परवेश पामल और आप देख रहे हैं स्टोरीज ऑन स्पॉटलाइट। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करेंगे जो भारत की आंतरिक सुरक्षा को एक नए, चुपके और घातक खतरे की ओर मोड़ रहा है। जिस नक्सलवाद को भारत ने काफी हद तक नियंत्रित कर लिया था, वह अब एक ड्रग माफिया के रूप में उभर रहा है। बंदूकों से ब्राउन शुगर तक का सफर क्या है और इसके हमारे राष्ट्र पर क्या गंभीर परिणाम हो सकते हैं, आइए इस जटिल विषय की गहराइयों में उतरते हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे नक्सलवाद की शुरुआत और उसके पतन की कहानी, फिर कैसे यह झारखंड, ओडिशा, छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों में नार्को नक्सल बनकर अफीम और गांजा की खेती से अरबों का धंधा कर रहा है, और अंत में सरकार की रणनीति और हमारे भविष्य पर इसके गहरे असर की। नक्सलवाद, जिसे लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म या माओवाद के नाम से भी जाना जाता है, इसकी जड़ें 1967 के पश्चिम बंगाल के नक्सलबाड़ी गांव में हुए किसान विद्रोह में है। यह विद्रोह सामंती जमींदारों के शोषण और ब्रिटिश औपनिवेशिक भूमि पट्टेदारी प्रणाली के खिलाफ था, जो आजादी के 20 साल बाद भी जारी थी। चारू मजूमदार, कानू सान्याल, जंगल संथाल जैसे नेताओं ने माओवादी विचारधारा से प्रेरित होकर एक कम्युनिस्ट राज्य की वकालत की। उनका मुख्य लक्ष्य शोषकों से जमीन छीनकर लोगों को बांटना था और भारत में लोकतांत्रिक संस्थानों को एक लंबे जनयुद्ध के माध्यम से उखाड़ फेंकना था। यह विचारधारा धीरे धीरे देश के कई राज्यों में फैल गई, जिसे कुख्यात रूप से रेड कॉरिडोर नाम दिया गया। छत्तीसगढ़, ओडिशा, झारखंड, बिहार और आंध्र प्रदेश जैसे राज्यों में माओवादियों ने गरीब, अशिक्षित और शोषित आदिवासी और ग्रामीण आबादी का समर्थन हासिल किया। इसकी वृद्धि के कई कारण थे: भूमिहीनता और जमींदारों व साहूकारों द्वारा शोषण, गरीबी और विकास का अभाव, आदिवासियों का विस्थापन और राज्य की अनदेखी व हिंसा। नक्सलियों ने उन क्षेत्रों में अस्थायी अस्पताल और शासन प्रणाली भी स्थापित की जहां सरकार की पहुंच बहुत कम थी। भारत सरकार ने इस चुनौती का मुकाबला करने के लिए बहुआयामी दृष्टिकोण अपनाया। इसमें सुरक्षा उपाय, विकास पहल और सामुदायिक अधिकारों की सुरक्षा शामिल थी। सुरक्षा के मोर्चे पर ऑपरेशन ग्रीन हंट जैसे बड़े पैमाने के अभियान चलाए गए। सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस और राज्य पुलिस के साथ कमांडो बटालियन फॉर रेजोल्यूशन एक्शन, जिसे कि कोबरा के नाम से भी जाना जाता है, और आंध्र प्रदेश के ग्रे हाउंड्स जैसे विशेष इकाइयों को तैनात किया गया। विकास के लिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना 2 के तहत सड़क संपर्क परियोजनाएं शुरू की गई। रोशनी योजना ने प्रभावित जिलों के ग्रामीण युवाओं को प्रशिक्षण और रोजगार के अवसर दिए। एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय शिक्षा तक पहुंच में सुधार के लिए खोले गए। यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड स्कीम्स के तहत मोबाइल टावर लगाए गए और नेहरू युवा केंद्र संगठन के तहत ट्राइबल यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम्स चलाए गए। सरकार ने आत्मसमर्पण सह पुनर्वास नीति भी लागू की, जिसमें नियाद, नेला नार जैसी योजनाओं के तहत आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों को तत्काल 50,000 रुपए की वित्तीय सहायता, व्यावसायिक प्रशिक्षण और सामाजिक पुनर्मिलन कार्यक्रम प्रदान किए गए। आंतरिक कलह, आदिवासियों पर अत्याचारों से असंतोष और माओवादी विचारधारा से मोह भंग के कारण कई कैडरों ने आत्मसमर्पण किया। इन प्रयासों का परिणाम यह हुआ कि एलडब्ल्यूई प्रभावित जिलों की संख्या 2014 के 126 से घटकर 2024 में सिर्फ 12 रह गई है। नक्सल संबंधी घटनाओं में 2004 से 14 के बीच 16,463 से 2014 से 2024 के बीच 7,700 की महत्वपूर्ण कमी आई। सुरक्षा बलों और नागरिकों दोनों की हताहतों की संख्या में भारी गिरावट दर्ज की गई और ये एक बड़ी जीत थी। लेकिन क्या ये जीत संपूर्ण थी या इसने एक नया खतरा पैदा किया? सरकार के अभियानों ने नक्सलियों के पारंपरिक फंडिंग स्रोतों को बाधित किया। इस फंडिंग के अभाव और राजनीतिक प्रतिनिधित्व की कमी के कारण एक वैक्यूम बन गया, खासकर उन आदिवासी क्षेत्रों में जहां विकास की कमी और मानवीय अधिकारों के उल्लंघन के मुद्दे अनसुलझे थे। इसी वैक्यूम का फायदा उठाकर नक्सलवाद अब ड्रग माफिया के रूप में पुनर्जीवित हो रहा है। अवैध अफीम और गांजा की खेती एक नया और बेहद आकर्षक फंडिंग तंत्र बन गया है। झारखंड 2007 से ही अवैध अफीम की खेती का एक बड़ा केंद्र बन गया है। ओडिशा, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश में नक्सली समूह ड्रग्स के पैसों का इस्तेमाल अपने कैडर बढ़ाने और हथियार खरीदने के लिए कर रहे हैं। नक्सली अब किसानों को अफीम की खेती करने के लिए बीज, शुरुआती पैसा और प्रति किलोग्राम 10,000 रुपए तक का इनाम दे रहे हैं। यह उन्हें सुरक्षा भी प्रदान करता है, जिससे ग्रामीण आबादी उनके ऊपर निर्भर हो जाती है।
इस नए नार्को नक्सल सिंडिकेट ने म्यांमार से संचालित होने वाले ड्रग सिंडिकेट्स के साथ गठबंधन कर लिया है, खासकर ओडिशा आंध्र प्रदेश माओवादी कॉरिडोर में। ये सिंडिकेट्स गुवाहाटी, भुवनेश्वर और विशाखापट्टनम जैसे रेलवे स्टेशनों से दिल्ली और हैदराबाद तक ड्रग्स की तस्करी के लिए रेलवे मार्गों का उपयोग कर रहे हैं। इसके तार संगठित अपराध से भी जुड़े हैं। डी कंपनी और पाकिस्तानी जासूसी एजेंसी ISI की संलिप्तता की भी आशंका है, जो नक्सलवाद को जारी रखने के लिए एक प्रॉक्सी वॉर को बढ़ावा दे सकती है। यह खतरा अब गोलियों से भी ज्यादा जानलेवा साबित हो सकता है। यह नार्को टेररिज्म भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए एक गंभीर खतरा है। यह आतंकवाद के वित्त पोषण को बढ़ावा देता है और हमारी युवा पीढ़ी को ड्रग्स की लत के दलदल में धकेलकर देश की आर्थिक स्थिरता को कमजोर करता है। भारत सरकार ड्रग फ्री इंडिया 2047 के विजन के साथ इस खतरे से लड़ने के लिए एक व्यापक रणनीति अपना रही है। नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर तंत्र को मजबूत किया गया है, जो केंद्रीय और राज्य कानून प्रवर्तन एजेंसियों के बीच समन्वय स्थापित करता है। प्रत्येक राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में एक समर्पित एंटी नार्कोटिक्स टास्क फोर्स का गठन किया गया है। मानस हेल्पलाइन 1933 नागरिकों को ड्रग संबंधी मुद्दों की रिपोर्ट करने और मदद मांगने के लिए लॉन्च की गई है। सीजर इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम पोर्टल्स और निदान पोर्टल डेटा विश्लेषण और अपराधियों को ट्रैक करने के लिए एक महत्वपूर्ण उपकरण बन गए हैं। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, सशस्त्र सीमा बल, असम राइफल्स और इंडियन कोस्ट गार्ड को NDPS अधिनियम के तहत ड्रग्स को रोकने के लिए सशक्त बनाया गया है। रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स ने ईस्ट कोस्ट और नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे पर कई तस्कर गिरोहों का भांडाफोड़ किया है। नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने 2019 से 27 करोड़ के ड्रग्स जब्त किए हैं और 1085 लोगों को गिरफ्तार किया है। 2014 से 2024 के बीच ड्रग्स की बरामदगी में 257% की वृद्धि हुई है। मल्टी एजेंसी सेंटर के तहत डार्कनेट और क्रिप्टो करेंसी पर एक विशेष कार्यबल का गठन किया गया है, जो इस नई डिजिटल तस्करी को ट्रैक करता है। 2020 में भारत में डार्कनेट के माध्यम से ड्रग तस्करी से संबंधित पहली गिरफ्तारी हुई। अफीम की खेती को नष्ट करने के लिए भी अभियान चलाए जा रहे हैं। झारखंड सरकार हजारों अफीम के खेतों को नष्ट कर रही है और किसानों को लाभदायक औषधीय पौधों की खेती के लिए प्रोत्साहित कर रही है। रजिस्ट झारखंड पोर्टल जैसे जागरूकता कार्यक्रम भी चलाए जा रहे हैं, जो नशा मुक्ति और पुनर्वास पर जानकारी प्रदान करते हैं। हालांकि चुनौतियां अभी भी बनी हुई है। डार्कनेट की गुमनामी, पोरस बॉर्डर्स और सुरक्षा बलों में भ्रष्टाचार और लो कन्विक्शन रेट्स इस लड़ाई को और कठिन बनाती है। भारत ने 45 देशों के साथ द्विपक्षीय समझौते किए हैं और इंटरपोल तथा शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन जैसे अंतरराष्ट्रीय संगठनों के साथ सहयोग बढ़ाया है। नक्सलवाद ने अपना रूप बदल लिया है। बंदूकों की गूंज शायद कम हो गई है, लेकिन अब एक ड्रग्स के रूप में अधिक शांत और कपटी खतरा बन गया है। यह सिर्फ कानून व्यवस्था का मुद्दा नहीं है, बल्कि हमारे युवाओं के भविष्य और राष्ट्र की आर्थिक रीढ़ पर सीधा हमला है। जैसा कि हम जानते हैं कि नक्सलवाद की लड़ाई केवल सैन्य ताकत से नहीं जीती जा सकती, बल्कि विकास, प्रतिनिधित्व और न्याय से ही इसका स्थायी समाधान संभव है। लेकिन जब नक्सलवाद ही नार्को टेररिज्म का रूप ले रहा है, तो हमारा देश इस नए और भयानक खतरे से कैसे निपटेगा? क्या हम केवल ड्रग्स को नष्ट करके इस समस्या का समाधान कर पाएंगे, या हमें उन सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक वैक्यूम को भी भरना होगा जो इस नई बुराई को पनपने दे रहे हैं? इस नार्को नक्सल गठजोड़ को पूरी तरह से खत्म करने के लिए भारत को और किन ठोस कदम उठाने की जरूरत है? अपने विचार कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। जय हिंद। चुनावी वादों का वड़ा पाव, अर्थव्यवस्था का भरता, गर्मा गर्म मुद्दों का चटपटा विश्लेषण, व्यंग का तड़का विद अ बिट ऑफ सीरियस डिस्कशन। हर हफ्ते स्पेशल एपिसोड्स, स्टोरीज ऑन स्पॉटलाइट विद परवेश पामिल, ओनली ऑन रैपिड लीक्स यूट्यूब चैनल।